नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। किसान भाई और बहनों, कृषि दर्शन निरंतर कई वर्षों से आप तक कृषि संबंधी जानकारियां पहुंचाता आ रहा है और ये सिलसिला अभी तक जारी है। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप के और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले देखते हैं विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं बजट 2021 पर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विशेष है इस बजट में कृषि के क्षेत्र के लिए और गांव किसान के लिए किस तरह की सौगातें हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बजट को संसद में पेश किया, तो आइए नजर डालते हैं कृषि के लिए क्या खास है। पिछले बजट में पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम करने की बात कही गई। पानी की कमी की समस्या वाले 100 जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाने की बात भी पिछले बजट में थी। इसके अलावा 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट से जोड़ने का वादा था। वित्त मंत्री ने कहा कि बंजर जमीन पर किसान सोलर पावर जनरेशन यूनिट लगा सकते हैं और उस ग्रिड को बेच भी सकते हैं। बजट में रासायनिक उर्वरकों के न्याय संगत इस्तेमाल पर जोर दिया गया ताकि उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। वित्त मंत्री ने गृह ब्लॉक और तालुका स्तर पर नए भंडार गृह बनाए जाने की बात कही। बजट भाषण में कहा गया कि भंडार गृह राज्य सरकार या भारतीय खाद्य निगम की अपनी जमीन पर भी बनाया जा सकेगा। ग्राम भंडारण स्कीम में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। साथ ही दुग्ध, मांस और मछली को संरक्षित करने के लिए किसान रेल बनाए जाने और कृषि उड़ान लॉन्च करने का वादा भी पिछले बजट में था। बागवानी फसलों के लिए वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम बनाना, ऑनलाइन मार्केट मजबूत करना, फाइनेंसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग स्कीम को मजबूती देना भी पिछले बजट में शामिल था। किसानों को 15 लाख करोड़ का ऋण देने और दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 10 करोड़ 80 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य था। इसके अलावा समुद्री इलाकों में सागर मित्र के जरिए 20 करोड़ 80 लाख टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत बने 58 लाख स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की बात भी पिछले बजट में की गई। तो अभी आपने जाना कि इस बजट में किस तरीके से इस बार भी कृषि को फोकस में रखा गया है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन हो, चाहे अधोसंरचना की दृष्टि से ग्रामीण सड़क का विषय हो, मनरेगा हो, इन सब में बेहतर बढ़ोतरी की गई है जिसका लाभ ग्रामीण भारत और किसान को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है और इस दिशा में जो प्रावधान बजट में किए जाने चाहिए उनको प्राथमिकता दी गई है।
नगरीय क्षेत्र में भी नगर की अधोसंरचना, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और पीने का स्वच्छ पानी ग्रामीण क्षेत्र में मिले और शहरी क्षेत्र में भी मिले, इस पर भी सरकार का फोकस है। इसका फ़ायदा आम जन को निश्चित रूप से मिलेगा। तो भी आपने जाना कि क्या कहना है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इस बजट को लेकर। साफ है कि हमारी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कृषि कैलेंडर की। जानते हैं कि इस माह के अनुसार क्या सलाह है भिंडी की फसल लेने वाले किसानों के लिए। भिंडी की अगैती किस्म की बुआई फरवरी से मार्च के बीच किसान भाई कर सकते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई कतारों में करनी चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये था इस माह का कृषि कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान साइमन ओरांव मिंज से, जिन्होंने जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसी भी क्षेत्र को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में सिंचाई की उचित व्यवस्था है या नहीं। जी हाँ, अगर वो क्षेत्र हरा भरा है तो इससे साफ हो जाता है कि वहाँ पर जल संसाधन की व्यवस्था उचित तरीके से की गई है। साइमन ओरांव मिंज ने भी इस दिशा में तमाम कदम उठाए और अपने क्षेत्र को हरा भरा किया और उनके इस योगदान को पहचान भी मिली है। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। साइमन ओरांव मिंज, जिन्हें झारखंड के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है और अपने ग्रामीणों के बीच साइमन बाबा एक भारतीय पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें झारखंड राज्य में सूखे से निपटने के लिए काम करने के लिए जाना जाता है। उनके प्रयासों से 5 सिंचाई जलाशयों के निर्माण के साथ साथ एक पर्यावरणीय परियोजना के बारे में बताया गया, जिसमें 51 पेड़ों को शामिल करते हुए रांची के पास बैरू ब्लॉक में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और कुओं एवं तालाबों की खुदाई शामिल है। समाज में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। ओरांव मिंज का जन्म रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर बीरो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव खाकसी टोली गांव के कैथोलिक किसान परिवार में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा केवल कक्षा 4 तक थी। इनके क्षेत्र में ग्रामीणों ने कृषि के लिए वर्षा जल पर बहुत अधिक निर्भर किया और पानी की कमी के कारण हर साल सीमित अवधि के लिए ही खेती की। साइमन बाबा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने झारखंड में छोटी छोटी नहरों को मिलाकर 3 बांध बना डाले। आज इन्हीं बांधों से करीब 5000 फीट लंबी नहर निकालकर खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। उनके द्वारा बनाए गए बांधों से 5 गांवों की सूरत बदल चुकी है। वर्ष 1964 में ग्रामीणों ने उन्हें परहा राजा के रूप में चुना और उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें वे हर साल 1000 पेड़ लगाते हैं ताकि मिट्टी के कटाव और जल संसाधनों की कमी को रोका जा सके।
साइमन ने आसपास के सभी गांवों के प्रतिनिधियों के साथ 25 सदस्यीय ग्राम समिति का गठन किया, जो वानिकी अभियान का संचालन करते हैं। साथ ही वे लोगों के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं, जो पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ चलाया जा रहा है। उनके प्रयासों से 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर खेती करने, एक वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन करने और 20,000 मिलियन टन सब्जियों की पैदावार में सहायता करने की उपलब्धि है। उन्होंने 2012 से 2014 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो के रूप में कार्य किया। पूरी तरीके से शिक्षा ग्रहण न करने के बावजूद भी साइमन ने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से अपने राज्य की खेती में काफी मदद की है। साथ ही बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। और अब बात करते हैं सवाल जवाब की। जी हाँ, इस भाग में हम किसानों के सवाल विशेषज्ञ तक पहुंचाते हैं और लेते हैं उनसे जवाब। शुभम कुमार जी जो कि जामनगर गुजरात से पूछ रहे हैं, जौ की फसल में खरपतवार के नियंत्रण की जानकारी चाहते हैं सर। जी, जौ की फसल में विशेषकर जो शुरुआती अवस्था है, जो शुरू के 30-35 दिन है, तब खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं कि एक बार यदि ज़्यादा बढ़ गए तो फसल से इतनी अच्छी प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि फसल के हिस्से के पोषक तत्व, नमी और प्रकाश और स्थान, इन चारों के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा करते हैं कि फसल का बहुत ही नुकसान कर देते हैं। और कई बार तो जो उपज में नुकसान होता है वो 30-35 से लेकर 60% तक हो जाता है। तो समय पर खरपतवारों को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हाथ से निराई गुड़ाई तो कर ही सकते हैं। और जैसे ही प्रथम सिंचाई करें उसके बाद क्या होगा कि जब छोटे छोटे खरपतवार खेत में उगना शुरू हो जाएंगे तो उन खरपतवारों को उसी समय यदि काबू कर लें तो वो ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं और फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इन खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए यदि आपके यहाँ चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार ज़्यादा आते हैं तो उस दशा में मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल नाम की एक दवाई आती है, उसका 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से 400 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं तो आपके चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो काबू आ जाते हैं। और अगर संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे जंगली जवी है या जो गेहूं का मामा जिसको गेहूं सा भी बोलते हैं, उस तरह के खरपतवार आते हैं तो उस दशा में सल्फोसल्फ्यूरॉन या क्लेडिनोफॉप नामक दवा आती है। सल्फोसल्फ्यूरॉन का 25 से 30 ग्राम दवाई प्रति हेक्टर सक्रिय तत्व और जो क्लोडिनोफॉप है वो 60 ग्राम सक्रिय तत्व जो दवाई का प्रति हेक्टर की दर से उपयोग कर रहे हैं। और यदि दोनों तरह के खरपतवार आते हैं तो उस दशा में आप सल्फोसल्फ्यूरॉन या क्लोडिनोफॉप दोनों में से कोई एक दवा और उसके साथ मेट सल्फ्यूरॉन जो दवाई है उन दोनों को मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और आजकल तो बाज़ार में ऐसे भी रेडी मिक्स फॉर्मुलेशंस जिनको हम बोलते हैं दोनों ऑलरेडी मिले हुए ही आते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं जिसमें मेट सल्फ्यूरॉन और सल्फोसल्फ्यूरॉन दोनों दवाई मिली हुई हो और उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरह से बड़े ही आसानी से चाहे गेहूं की फसल हो या जौ की फसल हो, इन दोनों के लिए ही ये जो खरपतवारनाशी है वो प्रयोग में लेते हैं और इनके काफ़ी अच्छे परिणाम हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहें कृषि दर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की।
फार्मिंग इंडिया में आज हम बात करेंगे लेजर लैंड लेवलर के बारे में, किस तरीके से फार्मर फर्स्ट के अंतर्गत हमारे किसान इससे लाभ उठा रहे हैं। और हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने बात की गिरिराज शर्मा से, जो कि एक लाभार्थी हैं, और वो किस तरीके से मशीनों का इस्तेमाल करके खेती किसानी में लाभ ले रहे हैं और समय और पैसे की बचत कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस बातचीत के अंश। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव साठा में, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में। आज हम आपको लाभार्थी से मिलवाएंगे गिरिराज शर्मा जी से, जो कि लेज़र लैंड लेवलर से फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए जानते हैं। जी गिरिराज जी, ये बताइए कि आप लेज़र लैंड लेवलर से किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं? मेरे को कृषि आंचलिक विभाग मुरैना से ये लेज़र लैंड लेवलर सिस्टम मिला हुआ है। मेरा ट्रैक्टर है, विभाग का सिस्टम है पूरा। मैं अपने गांव में चलाता हूँ और पास के 2 गांव में फार्मर फर्स्ट परियोजना में उनमें भी चलाया है। किसान को बहुत लाभ मिला है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। इनकी मांग भी बढ़ी है। 3 साल पहले 4 साल पहले कोई नहीं जानता था लेज़र लैंड लेवलर के बारे में। उसके बाद इन्होंने इसका रिजल्ट देखा, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है इसका। और इसके बारे में जो भी सुनता है, आता है देखने के लिए, काम देख के खुश हो जाता है, क्योंकि पानी अपन किसी भी हिस्से से लगा सकते हैं। आज इधर से दे रहे हैं, कल दूसरी साइड से ज़रूरत पड़ गई अपन को तो दूसरी साइड से दे सकते हैं। और उसके बाद कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो तीसरी साइड से भी अपन पानी लगा सकते हैं, क्योंकि खेत समतल है तो किसी भी तरफ से अपन पानी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गांव में अच्छा कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें बहुत। और गांव में भी खरीदे हैं कुछ लोगों ने, उसके अलावा और पास के गांव में भी खरीद लिए हैं। कम से कम आज की डेट में मान के चलिए 10 लेज़र लैंड लेवलर अपने क्षेत्र में आ चुके हैं। देखिए, जो लेज़र लैंड लेवलर है, आपका खेती में उससे क्या फ़ायदा हुआ है? खेती में अपना फ़ायदा ये हुआ है कि अपन पानी देते हैं तो उसमें किसी जगह पे ऊंचा है, किसी जगह पे नीचा है, तो उस पर क्या है कि ऊंची जगह रहती है वहाँ से पानी जल्दी उतर जाता है, और नीची जगह रहती है वहाँ पानी ज़्यादा भर जाता है, तो वहाँ पानी की कमी रह जाती है। एक जगह पे पानी ज़्यादा हो जाता है तो दोनों जगह पे फसल नुकसान रहता है। और एक समतल खेत रहता है तो उसमें एक समय पर तैयार होता है खेत, एक समय पर जुताई होती है, एक समय पर बीज अंकुरण होता है, खाद भी एक मात्रा में लगता है, और कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। लेज़र लैंड लेवलर जो आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है? हाँ, इजाफा हुआ है। खेती में अच्छी पैदावार हो रही है। 10% 20% पैदावार में भी अंतर है। पानी की बहुत ज़्यादा बचत है इसमें। अपन आराम से ज़्यादा खेत में भी मेड़ कम बनती हैं और उसमें पैदावार भी अच्छी होती है। जो ये लेज़र लैंड लेवलर से आप कह रहे हैं कि आपकी खेती की उपज अच्छी हो रही है, तो आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है। हाँ। तो आप लेज़र लैंड लेवलर से जो आप खेती कर रहे हैं, उससे पहले आप किस तरीके से करते थे? उससे पहले श्रमदान ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि खेत में पानी के लिए चाहिए ही, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी चाहिए और मेड़ डालनी पड़ती उसमें रह के ही। और एक बार अपन ने मेड़ डाल दी छोटी सी, और उसमें एक जगह से पानी चल रहा है, भर गया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी चला जाता है, उसके बाद दूसरी जगह में कर दे उसके। और पहले किसी जगह ऊंची है तो वहाँ चढ़ाते रहते पानी की बहुत बर्बादी होती थी, इसीलिए बहुत लाभ है इसका। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि लेज़र लैंड लेवलर से उन्होंने लाभ लिया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया, जब पहले वो खेती करते थे, जब उनकी लैंड एक स्तर पर नहीं थी, तो क्या होता था कि एक जगह पानी देते थे तो दूसरी जगह पहुंचने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, और फसल की जो उपज है वो भी अच्छी नहीं होती थी। परंतु अगर आज की जो बात करते हैं, जो लेज़र लैंड लेवलर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि जो उनकी ज़मीन है वो समतल हो गई है। जब समतल ज़मीन हो जाती है तो उसमें उनका जो पानी है वो एक स्तर में एक साथ पहुँचता है, और उससे उनकी उपज जो है वो बढ़ती है। तो जो हमारे किसान भाई हैं गिरिराज शर्मा जी ने, उन्होंने इससे लाभ की प्राप्ति की है। हमारी सरकार किसानों की बेहतरी के लिए और उनके विकास के लिए लगातार कदम उठाती आई है, और इसकी झलक इस बार के बजट में भी देखने को मिली। आइए जानते हैं कि कृषि आयुक्त SK मल्होत्रा का क्या कहना है बजट को लेकर। आज के दिन जो बजट पेश किया माननीय हमारी वित्त मंत्री जी ने, ये बजट अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बजट है, और एक आकांक्षी भारत के लिए जो हम लोग सोच रखते हैं
वो उसके लिए बना है और विकासशील भारत के लिए जो हम बात करते हैं उसके लिए है। और खेती के लिए तो इसमें बहुत सारी ऐसे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। और इस बजट में जो प्रस्ताव आया है कि हम लोग जो है कृषि के क्षेत्र में जो अवसंरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे बनाया जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है ध्यान दिया गया। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो पिछले साल भी बजट में डिक्लेयर हुआ था, इस साल भी ये कहा गया है कि एपीएमसी जितनी भी हैं, एपीएमसी में भी अगर कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस पर जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि एपीएमसी अभी निकल करके सामने आ रही हैं, बहुत सारी मंडियां हैं, वहाँ पर जो है हमें ऐसे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा हमारा जो भी उत्पाद कृषि का आता है वो ख़राब भी हो जाता है, कई बार हैंडलिंग अगर सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है और जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है जिसमें ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और वॉशिंग, कूलिंग, प्री कूलिंग, जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और रिफर वैन की भी जो सुविधा है, इस प्रकार की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो समझा जाता है कि जिनको क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो वो एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो एपीएमसी को भी उसमें शामिल किया है। ये एक बड़ा अच्छा निर्णय है जो निकल करके सामने आया है। और अब जानते हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का क्या कहना है बजट को लेकर। आज बजट पेश हुआ है तो मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये जो बजट है ये निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हर उस वर्ग के लिए, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर व्यक्ति के लिए ये बजट बहुत ही लाभकारी है। और निश्चित रूप से इसका हम आने वाले कल के अंदर निश्चित रूप से अपने को देखने को मिलेगा। बीते साल आए 3 कृषि कानून लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कृषि अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश और रिपोर्ट के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने सभी पक्षकारों के विचार, उनके सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित की हैं। आइए देखते हैं क्या विशेष है इसमें। सार्वजनिक सूचना। 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में सिफारिश करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये समिति सभी पक्षकारों से उपरोक्त तीनों अधिनियमों पर उनकी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है कि इस मामले पर वे अपनी टिप्पणियां, विचार एवं सुझाव समिति में भेजें। यह समिति किसान संघों, किसान संगठनों, किसान उत्पाद संगठनों एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगे अन्य हितधारकों से भी सुझाव आमंत्रित करती है ताकि उपरोक्त कृषि सुधार अधिनियमों पर उनके सुझावों पर विचार किया जा सके। टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक www.farmer.gov.in/scommittee पोर्टल पर अथवा scommittee-agri@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जा सकते हैं। किसान भाई और बहनों, आज के दौर में इंटरनेट हमारी ज़रूरत बन चुका है और हमारे किसान भी अब स्मार्टफोन से जुड़ रहे हैं। इसीलिए इस भाग में हम आपको अलग अलग कृषि ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं और इसी कड़ी में आज आपको बताने वाले हैं जैविक खेती ऐप के बारे में। कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कौन कौन सी जानकारियाँ इस ऐप में उपलब्ध हैं, आइए नजर डालते हैं। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग की एक अनूठी पहल है। यह ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीकों के साथ साथ सफलता की कहानियाँ भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और आइए जान लेते हैं मौसम के बारे में, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल।
बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात के आसार। उत्तराखंड में बुधवार को कहीं कहीं हो सकती है बारिश। बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह वर्षा का अनुमान। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार। गुरुवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं वर्षा संभव। और अब बात करते हैं ट्विटर प्लेट की, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कृषि संबंधी ट्वीट्स। आइए नजर डालते हैं आज के ऐसे ट्वीट पर। इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshan@gmail.com। आपके पत्र और ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं, हमारे किसान जरूर उनका लाभ उठाएंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।